जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सिलीगुड़ी प्लस। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि आज के दौर में, आज के दिनों में सभी लोगों के मुख से सुना जा रहा है, जिसका नाम है अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल यानी अफगानिस्तान की राजधानी। तो हम देखते हैं जैसे ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी पलायन कर जाते हैं। वे अपना देश छोड़कर यूएई में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि केवल अशरफ गनी ही नहीं बल्कि तालिबान के जितने नागरिक हैं, अधिकतर नागरिक, वो अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में जा रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि क्या तालिबानी इतने बर्बर हैं, इतने क्रूर हैं, इतने आतंकी हैं, जिनसे भय खाकर वहां के नागरिक देश छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं। जिस प्रकार आपके मन में सवाल उठता है कि ये तालिबानी कौन है, क्या ये अफगानिस्तान के निवासी हैं या ये कहीं बाहर से आए हैं, क्या ये गुड टेरर है या बैड टेरर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, जिसका टाइटल अर्थात शीर्षक होगा अफगानिस्तान में तालिबान। अफगानिस्तान यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, जो कि 19 अगस्त 1919 ईस्वी को ही ब्रिटिश की गुलामी से मुक्त हो जाता है। यह देश पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना और हमारे भारत देश की सीमा को छूता है। इस देश की आबादी लगभग 3 करोड़ 57 लाख के आसपास है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि 1919 से के बाद अफगानिस्तान में राजतंत्री शासन व्यवस्था थी, लेकिन 1960 ईस्वी में जाहिर शाह नाम के एक राजा ने अफगानिस्तान में प्रजातंत्र की पहल की थी। उन्होंने अफगानिस्तान में चुनाव कराने का निर्णय लिया। स्त्री शिक्षा के प्रति वे काफी तत्पर रहे और साथ ही साथ उन्होंने लोगों के हितों को ध्यान में रखा। उन्होंने प्रजातांत्रिक भावनाओं का सम्मान किया और अफगानिस्तान में प्रजातंत्र लाने का प्रयास किया। जाहिर शाह के चचेरे भाई दाऊद खान ने जाहिर शाह को उनके पद से हटाकर खुद को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया, लेकिन दाऊद खान का यह शासन ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में एक अमूल्य परिवर्तन आता है, जहां हम देखते हैं कि विश्व दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग होता है पूंजीवाद, जिसका नेतृत्व करता है अमेरिका, और दूसरा होता है साम्यवाद, जिसका नेतृत्व करता है रशिया। ठीक अफगानिस्तान में भी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान की गठन होता है, और यह पार्टी दाऊद खान को उनकी सत्ता से हटाकर पूरे अफगानिस्तान पर अपना शासन स्थापित करती है। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान यानी साम्यवादी विचारधारा सोच रखने वाली यह पार्टी अफगानिस्तान में लोगों के बीच समानता लाने के प्रयास करती है। वह एक रिफॉर्म लाती है। उस रिफॉर्म के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं कि वह जमीन का समान बंटवारा करती है। जिन लोगों के पास अधिक जमीन होती है उनकी जमीन छीनकर जिन लोगों के पास जमीन नहीं होती है, जमीन का समान बंटवारा यह अफगानिस्तानी डेमोक्रेटिक पार्टी करती है। लेकिन अफगानी लोगों को पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान का यह निर्णय गलत लगा। वे उनके इस निर्णय का जगह जगह विरोध कर रहे थे। वे पार्टी के नेताओं की हत्या तक कर रहे थे। इस परिस्थिति से डर कर या कहें भय खाकर यह अफगानिस्तानी डेमोक्रेटिक पार्टी ने सीधे सीधे रशिया से मदद मांगा। रशिया अर्थात साम्यवादी विचारधारा का श्रेष्ठ देश। तो हम देखते हैं कि रशिया अपने समान विचारधारा वाली प्रभावित पार्टी का पुरजोर तरीके से वो मदद करती है। वो चाहे सैनिक हो या हथियार हो या आर्थिक सहायता हो, रशिया पूरे तरीके से अफगानिस्तानी डेमोक्रेटिक पार्टी का मदद करती है। तो हम देखते हैं कि 1979 तक रशिया पूरे अफगान में सक्रिय हो जाता है। जब अमेरिका रशिया को देखता है कि वह अफगान में सक्रिय है, तो वह यूएन में रशिया के इस कदम का पूरे तरीके से विरोध करता है और कहता है कि रशिया किस प्रकार किसी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करती है। रशिया अमेरिका की परवाह किए बिना, यूएन की परवाह किए बिना वह अपनी सेना को अफगानिस्तान में घुसाती है।
अर्थात अब क्या होता है कि रशियन आर्मी अफगानिस्तान में घुस जाती है। क्या करने के लिए? पूरे अफगानिस्तान को एक साम्यवादी कंट्री बनाने के लिए। लेकिन होता क्या है कि रशियन आर्मी का विरोध होता है, और विरोध करता कौन है? वही गांव और पहाड़ों में निवास करने वाले अफगानी। अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि जो रशियन आर्मी जो थी वो पूरा अफगानिस्तान में कब्जा नहीं की थी, बल्कि पहाड़ी जगहों को छोड़ करके उसने कब्जा किया। तो सवाल उठता है कि पहाड़ी जगहों पर रशियन आर्मी ने क्यों नहीं कब्जा किया? तो इसका जवाब यही है कि पहाड़ों में जंगल होते हैं, और जंगल में जो होते हैं वहां आर्मी का घुस पाना, जीतना नामुमकिन के हिसाब से होता है। और उसी जंगलों में कौन निवास करता था? यही अफगानों का गुट। तो जंगलों में निवास करने वाले अफगानों में मुख्यतः तीन गुट थे। पहला था अहमद शाह अफगानी यानी अहमद शाह मसूद, दूसरा था तालिबानी, और तीसरा था अल-कायदा। जब हम बात करते हैं अल-कायदा की तो हमारा सीधा सीधा ध्यान जाता है लादेन पर। तो इन लोगों ने क्या किया? रशियन सेना के खिलाफ जंग छेड़ दिया, और इस जंग का उन्होंने क्या नाम दिया? जिहाद। और इस जंग को जिन्होंने लड़ा उनका नाम दिया गया जिहादी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिहाद और जिहादी क्या है। तो जिहाद और जिहादियों का सीधा सीधी विद्रोह किनके खिलाफ था? रशियन आर्मी के खिलाफ, क्योंकि वे मान रहे थे कि रशियन आर्मी ने हमारे इस्लाम पर आक्रमण किया है, अर्थात यह एक धर्म युद्ध का रूप धारण कर चुका था। और हम लोग देखते क्या है कि अमेरिका अब इस परिस्थिति का लाभ उठाता है। कैसे लाभ उठाता है? जब वो देखता है कि जब अफगानी लोग, जंगलों में निवास करने वाले अफगानी लोग जब रशियन आर्मी के खिलाफ है, तब अमेरिका उन्हीं तीन गुटों का, जिसका नाम मैंने अभी बताया, उनका वो आर्थिक, सैनिक और हथियार के रूप में पूरी तरीके से वह मदद करती है। तो हम क्या देखते हैं कि अफगानिस्तान में उस समय गृह युद्ध लग गया था। किनके बीच में? पहाड़ों में रहने वाले अफगानियों और रशियन आर्मी के बीच में। तो जब रशियन आर्मी की बात करते हैं तो रशियन आर्मी उस समय काफी अपडेटेड थी। उनके पास अत्याधुनिक हथियार था, वायुसेना उनकी मजबूत थी, उनके पास बहुत से ऐसे हथियार थे जिनसे कि युद्ध जीता जा सकता था। लेकिन रशियन आर्मी उन पहाड़ियों में रहने वाले अफगानियों से नहीं जीत पा रही थी। रशियन एयरक्राफ्ट उन पहाड़ी भागों में रहने वाले आतंकी संगठनों, तालिबान का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। इसी बीच हम क्या देखते हैं कि अमेरिका उन्हीं आतंकी संगठनों को स्टिंजर नाम का हथियार दे देती है। और स्टिंजर कैसा हथियार था? जो कि नीचे से बैठकर ही किसी भी दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट को उड़ाने में सक्षम था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक रशियन एयरक्राफ्ट को किस प्रकार उस स्टिंजर हथियार द्वारा कैसे अफगानी उस जंगलों में रहने वाले लोगों ने उस एयरक्राफ्ट को गिरा दिया। जैसा कि हम देखते हैं कि 1985 ईस्वी में मिखाइल गोर्बाचेव, जो रशिया के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त होते हैं, वे कहते हैं कि अपने देश की सेना का विदेश में होना यह एक बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण कदम था। वे अपनी देश की सेना को वापस रशिया बुला लेते हैं। और हम क्या देखते हैं कि 1950 ईस्वी में एमडी निजीबुल्लाह को शासन का कार्यभार सौंप करके रशियन आर्मी फिर से वापस में रशिया में आ जाती है। लेकिन जैसे ही रशियन आर्मी रशिया जाती है, वहाँ के जो जंगलों में निवास करने वाले आतंकी संगठन है, जिनका मैंने नाम बताया अल-कायदा, और ये आपका जो अभी आया था तालिबानी, इन लोगों ने वहाँ पर, अब इन लोगों के बीच क्या होने लगा? आपसी जंग होने लगा। किस लिए? वहाँ पर शासन करने के लिए। तो हम देखते क्या है कि नजीबुल्लाह को शासन से हटा करके वहाँ पर अब क्या स्थापित हो जाता है? तालिबानी शासन। और तालिबानी शासन कैसे चलता है? तालिबानी शासन चलता है इस्लामिक धार्मिक मान्यताओं के आधार पर, यानी हम अगर अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो यानी शरीयत कानून से। तो शरीयत कानून की जब बात करते हैं तो वहां देखा गया शरीयत कानून के अंतर्गत स्त्री शिक्षा को उन्होंने वंचित कर दिया, नागरिकों की समानता के साथ खिलवाड़ किया। वहां पर शिक्षा की अत्यंत दयनीय स्थिति थी। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 2001 यूएन की रिपोर्ट के अनुसार अगर किसी स्त्री की स्थिति सबसे दयनीय कहीं थी तो वो थी अफगानिस्तान में। कहा जाता है ना
कि आस्तीन के सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि वह एक दिन आपको ही डसता है। ठीक अमेरिका के साथ वैसा ही हुआ। हम लोग क्या देखते हैं कि 11 सितंबर को यानी 11 सितंबर 2001 को लादेन यानी किसका वो प्रतिनिधि था, अलकायदा का, उसने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला करता है। उस आतंकी हमले में लगभग 300 अमेरिकियों की जान जाती है। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश इस आतंकी घटना से काफी क्रोधित थे। वे अलकायदा का खात्मा करने के लिए आतुर थे। इसी अलकायदा के खात्मा करने के लिए वे पूरे विश्व से कह दिए थे, क्या कह दिए थे कि आप हमारे साथ हो या आतंकी संगठन के साथ हो। वे क्या करते हैं, वे अफगानिस्तान में अपनी सेना को लादेन का खात्मा करने के लिए वो भेजते हैं। अमेरिकी आर्मी अफगानिस्तान में घुसकर अलकायदा और तालिबान को उनके पुराने घर में वापस भेज देती है, अर्थात पहाड़ों में, और वहां एक नई सरकार की स्थापना करती है। उस नई सरकार में अहमद करजाई जो है वो एक प्रमुख रहते हैं। पूरा शासन भार उनके हाथ में सौंपा जाता है। अमेरिकी आर्मी अब क्या करती है, अफगानी आर्मी को मदद करती है, उन्हें ट्रेन करती है, उन्हें हथियार देती है। हम लोग क्या देखते हैं कि ओबामा के शासनकाल में लादेन की हत्या एबटाबाद में अर्थात पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिका अपने इस 9/11 घटना का बदला लादेन की हत्या करके ले लेता है। 2014 ईस्वी में मोहम्मद अशरफ गनी को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं 2014 में भारत में भी सत्ता परिवर्तन होती है, यानी भारत में अब नरेंद्र मोदी का शासन होता है। हम लोग देखते हैं क्या है कि अशरफ गनी और नरेंद्र मोदी के बीच में काफी तालमेल बैठ रहा था। तो भारत अफगानिस्तान से अपनी दोस्ती बढ़ाते हुए अफगानिस्तान में बहुत से कॉलेज, स्कूल, बांध, बिजली और वहां पर एक नई संसद की भी स्थापना की थी। तो हम जैसा देख सकते हैं कि 15 अगस्त के बाद बहुत से ऐसे देश हैं जो तालिबान से अपना संबंध छोड़ रहे हैं और बहुत से ऐसे देश हैं जो तालिबान का स्वागत कर रहे हैं। उनमें से एक है हमारा पड़ोसी देश जिनका नाम है पाकिस्तान। चीन भी तालिबान का स्वागत कर रही है। अमेरिका कहती है कि तालिबान को पहले विश्वास दिलाना होगा, लेकिन अभी तक एक देश ऐसा है जिसने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, वह है हमारा देश भारत। अभी तक हमको समझ में नहीं आ रहा है कि भारत क्या तालिबान के साथ बात करेगा या तालिबान के खिलाफ रहेगा। आखिर क्या होगा भारत का उस बड़े बड़े प्रोजेक्टों का जिस भारत ने जहां पर अफगानिस्तान में स्थापना किया है। हम इंतजार करेंगे कि भारत अपना स्टैंड क्या देता है। जो भी हो, हम चाहते हैं कि पूरे अफगानिस्तान में शांति स्थापना रहे, वहां पर महिलाओं को शिक्षित किया जाए, उन्हें समानता दिया जाए, पूरे समाज में शांति रहे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि अफगानिस्तान और तालिबान का क्या संपर्क है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब का बटन दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और अंत में आपको कहना चाहूँगा, आप भी अपना पक्ष रखें। क्या आप तालिबान के बारे में सोचते हैं? क्या तालिबान गुड टेरर है या बैड टेरर?